Assalamualaikum viewers, I hope you are all fine. Welcome to Psychology Corner channel, and this is our series Psychology Tutorial. And today we are going to study about psychological research. जैसे कि हमने पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि साइकोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस, और जो भी साइंस जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ साइंटिफिक मेथड्स होते हैं। तो हम देखते हैं कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। द साइंटिफिक मेथड एंश्योर्स दैट रिजल्ट्स आर एम्पिरिकल, मतलब कि ये इंश्योर करता है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो साइंटिफिक बेस्ड हैं, वो पहले से कोई की हुई रिसर्च के मुताबिक हैं और ग्राउंडेड इन ऑब्जेक्टिव, उनके कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं। टेंजिबल एविडेंस, उसके कोई ठोस शवाहिद हैं। दैट कैन बी ऑब्जर्व टाइम एंड टाइम अगेन, जो बार बार हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वक्त वक्त के साथ, रिगार्डलेस ऑफ हु इज ऑब्जर्विंग। डजंट मैटर कि who is a researcher, who is conducting a research and who is interpreting the result. The result will be same. तो अगर हम इसका निचोड़ निकालें कि तो ये बनेगा कि अगर कोई भी रिसर्चर रिसर्च कंडक्ट करता है तो उसको जो भी रिजल्ट मिलेगा वो कॉन्सिस्टेंट होगा। Scientific method ensures that results are empirical or grounded in objective, tangible evidence that can be observed time and time again, regardless of who is observing. It's very simple definition to understand. The process of scientific research का ये पूरा प्रोसेस का फ्लो चार्ट दिया हुआ है। सबसे पहले हम किसी भी इश्यू को देख के वहाँ से ऑब्जर्वेशन करते हैं। हम ऑब्जर्व करते हैं क्या इशू है, फिर हम उसमें से प्रॉब्लम को जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर हम एक क्वेश्चन डेवलप करते हैं। तो सेकंड वाला आस्क अ क्वेश्चन, ये वाला स्टेज होता है। क्वेश्चन को हमने डेवलप कर लिया, फिर हम उसमें से हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, फॉर्म अ हाइपोथेसिस दैट आंसर द क्वेश्चन एंड देन मेक अ प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन दी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की बुनियाद पे हम कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं। देन वी डू एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द प्रेडिक्शन, देन वी एनालाइज द रिजल्ट। Only then we will get to know whether our hypothesis is correct or incorrect. In both conditions, अगर correct है या incorrect है, हम फिर अपनी hypothesis को जो है जनरेट करते हैं। फिर हम उसी रिसर्च प्रोसेस को बार बार, आपने देखा होगा कि एक ही टॉपिक पे और एक ही तरह के रिसर्च पे मुख्तलिफ बार बार रिसर्च कंडक्ट की जाती है और उसके रिजल्ट थोड़े बहुत मिलते जुलते होते हैं। कभी कभार वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है, कभी कभार एक्सेप्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि हाइपोथेसिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट के बाद अगेन जो ट्राई अगेन का कह रहा है, तो इसका यही मतलब है कि रिसर्च का अगर आप लफ्ज़ का मतलब देखें, रिसर्च बार बार किसी चीज़ को सर्च करना। बाज़ों का हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है, बाज़ों का एक्सेप्ट हो जाती है। ओके, वंस हमारी हाइपोथेसिस जो है एक्सेप्ट हो गई या रिजेक्ट हो गई, उसके बाद हम रिपोर्ट रिजल्ट लिखते हैं। हाइपोथेसिस और थ्योरी दोनों में क्या फ़र्क है? हाइपोथेसिस, इसका प्लूरल हाइपोथेसिस है। दोनों में जो डिफरेंस है, जो सिंगुलर होता है उसमें एस आई एस लास्ट में होता है, और जब जो कि प्लूरल होता है उसमें लास्ट में एस ई एस होता है। रिमेंबर दिस, सो मेनी पीपल मेक दिस मिस्टेक। ये टेंटेटिव एंड टेस्टेबल स्टेटमेंट होती है। वो स्टेटमेंट, वो हाइपोथेसिस ऐसा मतलब स्टेटमेंट होता है जो टेस्टेबल हो। हम ऐसी बात कहें जो साइंटिफिकली वो पॉसिबल हो अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। दो या उससे ज़ायद जो वेरिएबल्स हैं उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को बताए। जबकि थ्योरी, वेल डेवलप्ड सेट ऑफ आइडियाज, मतलब कि जो पहले से ही डेवलप आइडियाज हैं, दे प्रपोज एन एक्सप्लेनेशन फॉर ऑब्जर्व फेनोमेना, जो एक एक्सप्लेनेशन रखते हैं ऑब्जर्व फेनोमेना के हवाले से। हाइपोथेसिस में तो हम कोई ऐसी स्टेटमेंट जनरेट करते हैं जो पॉसिबिलिटी बताती है कि ये ऐसा होगा, लेकिन थ्योरी में वेल सेट आइडियाज पहले से होते हैं किसी भी फेनोमेना के। ओके गाइस, theories and hypothesis in the scientific method, it's very important diagram, try to understand. थ्योरी से हम हाइपोथेसिस की तरफ आते हैं। यूज द थ्योरी टू फॉर्म अ हाइपोथेसिस। पहले से जो वेल सेट आइडियाज होते हैं, एक्सप्लेनेशंस होती हैं, हम उसमें से हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। ओके गाइस, पहले से कोई अगर नॉलेज होगी तो हम उसी नॉलेज में से कोई पॉसिबली
स्टेटमेंट बनाएंगे कि इट माइट बी पॉसिबल कि ये इस तरह हो। देन हाइपोथेसिस से हम रिसर्च की तरफ कैसे जाते हैं। वंस हमने हाइपोथेसिस जनरेट कर ली, उसके बाद हम डिज़ाइन अ रिसर्च टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। ओके गाइस, देन रिसर्च से हम ऑब्जर्वेशन की तरफ कैसे जाते हैं। रिसर्च से हम ऑब्जर्वेशन की तरफ तब जाते हैं जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं, परफॉर्म द रिसर्च, जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं। ओके गाइस, देन ऑब्जर्वेशन के बाद हम थ्योरी की तरफ क्यों जाते हैं, क्रिएट और मॉडिफाई द थ्योरी। वंस हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया या रिजेक्ट हो गया, तो फिर हम या तो एक न्यू थ्योरी जनरेट करेंगे या करंट थ्योरी को मॉडिफाई कर देंगे। Key components of the scientific method. These are very important terms. Fairness implies that all data must be considered when evaluating a hypothesis. ये बता रहा है कि जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है, उस तमाम डेटा को कंसीडर किया जाए, रिसर्च में शामिल किया जाए, वरना अगर आप नहीं करेंगे तो ये फेयरनेस नहीं होगी। Falsifiable. It should be possible to disprove a theory or hypothesis by experimental results. हमने फॉर एग्जांपल हाइपोथेसिस जनरेट की एंड रिजल्ट में हमारी वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है, तो हमें हमारा जो भी रिजल्ट हो, चाहे हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही हो, रिजेक्ट हो रही हो, हमें अपने रिजल्ट को कभी फॉल्सिफाई नहीं करना चाहिए। ओके, प्रिडिक्टेबिलिटी implies that theory should enable us to make prediction about future events. Predictability बता रहा है कि इस तरह की थ्योरी हो, मतलब कि हम इस तरह की थ्योरी, प्रिडिक्टेबिलिटी आप अगर लफ्ज़ से देखें तो हम किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट कर पाएँ, तो इस तरह के हमारे फैक्ट्स हो पहले से, जिसमें से हम फ्यूचर इवेंट के बारे में बता सकें। ओके गाइस, वेरीफाइबिलिटी, एन एक्सपेरिमेंट मस्ट बी रेप्लिकेबल बाय अनदर रिसर्चर। वेरीफाइबल का अगर आप लफ्ज़ देखें तो ऐसी चीज़ जो एक बार आपने करके देखी, आपको भी वही रिजल्ट मिले, और दूसरे किसी XYZ शख्स ने किए, उसको भी वही रिजल्ट मिले। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर एक ही तरह की रिसर्च दो या दो से ज़्यादा लोग कंडक्ट कर रहे हैं, तो उनको सेम ही रिजल्ट मिलने चाहिए, वो बिल्कुल वेरीफाइड है। Ethics in research with human participants. Any research institution that receives federal support for research involving human participants must have access to an institutional review board, IRB, a committee of administrators, scientists, and community members that reviews proposals for research involving human participants to ensure that participants are not harmed. इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड ये बनाई गई थी, इसमें यह ख्याल रखा जाता है कि ह्यूमन बीइंग्स एज अ सब्जेक्ट कभी भी हार्म ना किया जाए ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग एनी रिसर्च। इन्फॉर्म कंसेंट, जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं या कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं, हम अपने पार्टिसिपेंट से सबसे पहले इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं। और क्या है देखते हैं, एन IRB विल रिक्वायर इन्फॉर्म कंसेंट फ्रॉम ऑल पार्टिसिपेंट्स। इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड को हमेशा इन्फॉर्म कंसेंट चाहिए होता है फ्रॉम ऑल पार्टिसिपेंट्स, तमाम पार्टिसिपेंट्स से। A research participant must understand what to expect during an experiment, any risk involved, and implications of the research, and then give written consent to participate. Participants को पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए कि उस पर किस तरह की रिसर्च कंडक्ट की जा रही है, इसके क्या implications होंगे और इसके क्या results होंगे। In some cases, researchers may use deception. It's very important term. We will try to understand. Or purposely mislead experiment participants in order to maintain the integrity of the experiment. बाज़ औक़ात हमें एक तरह की पार्टिसिपेंट्स के साथ धोखेबाजी करनी पड़ती है, हमें कुछ चीज़ें मालूम करने के लिए। इन केसेस में पार्टिसिपेंट्स आर debriefed और told the truth after the experiment. आफ्टर द एक्सपेरिमेंट हम पार्टिसिपेंट्स को फिर बता देते हैं, उन्हें डीब्रीफ कर देते हैं कि हमने आपके साथ ये किया, हमने क्योंकि ये चीज़ मालूम करनी थी, इस वजह से अगर हम आपको पहले बता देते तो फिर इसमें आपके बायस आ जाते और हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। इथिक्स इन एनिमल रिसर्च, जिस तरह से ह्यूमन बीइंग्स के भी कुछ इथिक्स थे, इस तरह एनिमल के भी कुछ इथिक्स हैं। हमने जो पिछली
वीडियो बनाई थी उसमें हमने स्किनर बॉक्स का जिक्र किया था, हमने ये दिखाया था कि एनिमल्स एज अ सब्जेक्ट यूज़ होते आए हैं इन साइकोलॉजी रिसर्च, तो आज तक भी होते रहते हैं। तो इसलिए एक जो है बोर्ड बनाया गया है, इंस्टीट्यूशनल एनिमल केयर एंड यूज़ कमेटी IACUC, a group of administrators, scientists, veterinarians, and community members that reviews proposals for research involving animals to ensure that research animals are treated humanly and inspect research facilities. इसमें ये इंश्योर किया जाता है कि जानवरों के साथ हम इथिकली पेश आए। कैटेगराइजेशन ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, ये साइकोलॉजिकल रिसर्च में कुछ तरह के मेथड्स यूज़ होते हैं और इनकी अपनी भी सब कैटेगरीज हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को देखते हैं। रिसर्च स्टडीज दैट डू नॉट टेस्ट स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स, इसमें हम जो है बिटवीन वेरिएबल्स कोई रिलेशनशिप नहीं देखते। दे आर यूज्ड टू डिस्क्राइब जनरल और स्पेसिफिक बिहेवियर्स, ये जो है जनरल या स्पेसिफिक बिहेवियर बताता है। एंड एट्रीब्यूट्स दैट आर ऑब्जर्व्ड इन मेजर्ड, और वो चीज़ें, वो खुसूसियात जो ऑब्जर्वेबल हो और मेजरेबल हो। कोरिलेशनल रिसर्च टेस्ट वेदर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। कोरिलेशनल जो रिसर्च या स्टडी होती है वो हमें दो या दो से ज़ायद जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप बताता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च टेस्ट हाइपोथेसिस टू डिटरमाइन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये इस तरह का रिसर्च है जिसमें कोई भी इंटरवेंशन होती है और उसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। कॉमन टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्टिव और जो रिसर्च है इसके भी कुछ सब टाइप्स हैं। तो क्लिनिकल और केस स्टडी, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, सर्वे, ये उसके सब टाइप्स हैं। क्लिनिकल और केस स्टडी, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च स्टडी फोकसिंग ऑन वन और फ्यू पीपल। केस स्टडी में या क्लिनिकल स्टडी में हम यूजुअली एक या फ्यू केसेस लेते हैं और हम उनको स्टडी करते हैं। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर इन इट्स नेचुरल सेटिंग या नेचुरल एनवायरनमेंट, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं ह्यूमन बीइंग या किसी भी जो है इंडिविजुअल के बिहेवियर को इट्स नेचुरल सेटिंग, उसकी नेचुरल एनवायरनमेंट में और नेचुरल सेटिंग में। सर्वे, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड बाय रिसर्च पार्टिसिपेंट्स, हम एक लिस्ट डेवलप करते हैं रिसर्च पार्टिसिपेंट्स से पूछने के लिए क्वेश्चंस की। allowing researchers to collect data, उसमें से फिर हम डेटा कलेक्ट करते हैं उनसे from a large number of people, बहुत ज़्यादा लोग से। Surveys use a sample or representative group to learn more about the population, मतलब कि सर्वेज को यूज़ किया जाता है एज ए सैम्पल और रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ताकि हम पॉपुलेशन के बारे में समझ सकें, अंदाज़ा लगा पाएँ। अदर टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये भी कुछ सब टाइप्स हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के। Archival research, method of research using past records or data sets to answer various research questions or to select for interesting patterns or relationship। इसमें जो हम past जो रिकॉर्ड होता है उससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं हम ताकि हम अपने रिसर्च क्वेश्चन को समझ सकें और मज़ीद रिसर्च करने में हमें आसानी मिलेगी इससे। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च compares multiple segments of a population at a single time, इसमें यह है कि हम मल्टीपल ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें हमारा रिसर्च इस तरह का डिज़ाइन है कि हमें 3 सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन लेने हैं। अगर हम एक ही इंडिविजुअल को ले लेंगे, एक ही इंडिविजुअल को अगर हम चाइल्डहुड में स्टडी करेंगे, फिर उसके हम अडल्टहुड में स्टडी करेंगे और फिर हम उसके एल्डर लाइफ टाइम में अगर हम उसकी स्टडी करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स ले लेते हैं। एक को हम जो है उसके चाइल्डहुड में स्टडी करते हैं, दूसरे को हम उसकी मिड एज में स्टडी करते हैं और फिर तीसरे सेगमेंट को हम उसके एल्डरहुड में स्टडी करते हैं। तो ये होता है कि कंपेयर्स मल्टीपल सेगमेंट्स ऑफ अ पॉपुलेशन एट अ सिंगल टाइम, एक ही वक्त में हम उन तमाम ग्रुप्स को स्टडी कर रहे होते हैं, उन पर रिसर्च कर रहे होते हैं। जबकि इसके अगेंस्ट लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च स्टडीज विद सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। अब आप इसमें देख लें कि इसमें एक ही ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो सर्वे किया जा रहा है और मेजर किया जा रहा है रिपीटेडली ओवर एन एक्सपेंडेड
एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे मैंने पहले क्रॉस सेक्शनल में आपको एग्जांपल दिया कि हमने 3 डिफरेंट सेगमेंट से लिए, लेकिन इसमें हम एक ही सेगमेंट लेते हैं, एक ही तरह के इंडिविजुअल होता है उसमें बिल्कुल, और उसको हम चाइल्डहुड में स्टडी करते हैं, उसकी मिड एज में स्टडी करते हैं, फिर हम उसकी एल्डर स्टेज में स्टडी करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। इश्यूज विद डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या लूप होल्स या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या इश्यूज हैं? It may not be possible to generalize or infer that the results for a sample apply to a larger population. जाहिर बात है क्योंकि इसमें लिमिटेड डेटा लिया होता है, सैम्पल से हम कभी भी पॉपुलेशन पे जनरलाइज नहीं कर सकते। ऑब्जर्वर बायस इज व्हेन ऑब्जर्वेशन में भी स्क्यू टू अलाइन विद ऑब्जर्वर एक्सपेक्टेशंस। इसमें जो है बायस भी हो सकते हैं, और बायस जो होते हैं ऑब्जर्वर के अपने फेवर्स होते हैं। One way to assess observers is inter-rater reliability, a measure of agreement among observers on how they record and classify a particular event. Bias को जो है हम एक तरीका नेगलेक्ट करने का ये है कि हम डिफरेंट ऑब्जर्वर्स यूज़ करें, रिसर्चेस यूज़ करें और एक ही तरह की रिसर्च कंडक्ट करें, ताकि हमारे जो रिसर्च है उसमें एक तरह का एग्रीमेंट है। इट कैन नॉट टेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, क्योंकि ये कोरिलेशनल रिसर्च इसमें नहीं है, तो ये किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं बता सकता बिटवीन वेरिएबल्स और कॉज एंड इफेक्ट, और ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है कॉज एंड इफेक्ट, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इससे अलग है। कोरिलेशनल रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च में हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स यूज़ करते हैं और उनको हम स्टडी करते हैं। उनके बीच में कभी कभार पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, कभी कभार नेगेटिव, एंड कभी कभार कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। तो हम देखते हैं ये क्या है। कोरिलेशन मीन्स दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। वी कैन मेजर कोरिलेशन बाय कैलकुलेटिंग द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, द नंबर फ्रॉम -1 to +1। ये दिखाया जा रहा है कि इसका एक स्केल है जो +1 से -1 है, और ये यहाँ पे डायरेक्शन शो कर रहा है एंड स्ट्रेंथ भी शो कर रहा है। जितना आपका जो कोरिलेशन का वैल्यू 0 के करीब होगा, उतनी आपकी कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स वीक होगी। जितना आपका स्कोर 1 के करीब होगा, उतना आपका कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा। माइनस मीन्स की नेगेटिव कोरिलेशन, प्लस मीन्स की पॉजिटिव कोरिलेशन। दैट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अच्छा, आप अभी ये डायग्राम में आ जाए, एक डायग्राम पॉजिटिव कोरिलेशन, जिसमें हमने जो है दो वेरिएबल्स लिए, हाइट एंड वेट। आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे हाइट बढ़ रही हो वैसे वेट भी बढ़ रहा है, तो दोनों पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। बी डायग्राम पे आप आ जाइए। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, हावर्स ऑफ स्लीप एंड टायर्डनेस। जितनी हावर्स ऑफ स्लीप बढ़ेंगी उतना टायर्डनेस कम होगा, तो ये नेगेटिवली कोरिलेटेड है। थर्ड फिगर पे आप आइए, नो कोरिलेशन, जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, हावर्स ऑफ स्लीप एंड शू साइज। तो आप देख सकते हैं इसमें जो डेटा है बिल्कुल स्कैटर्ड है, तो इसमें कोई रिलेशनशिप शो नहीं हो रहा। लिमिटेशंस क्या है कोरिलेशन रिसर्च की? कोरिलेशन डज नॉट प्रूव कॉज एंड इफेक्ट, क्योंकि इसमें हम किसी भी तरह की इंटरवेंशन नहीं करते, तो ये कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, इस कोई प्रूव नहीं करता। सम अदर फैक्टर्स, a confounding variable could be causing a systematic movement in our variable of interest। कुछ अदर फैक्टर्स, कुछ और फैक्टर जैसे कंफाउंडिंग वेरिएबल है, ये कुछ हमारे वेरिएबल्स को चेंज कर सकता है, कोई इसमें से चेंजेस ला सकता है, जिससे हमारे रिजल्ट्स इफेक्ट होंगे। कंफाउंडिंग वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो अननोन वेरिएबल है और हमारे वेरिएबल्स को, वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट को किसी भी तरह से अफेक्ट कर रहा हो। अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन या एक्सपेरिमेंटल मेथड। पार्टिसिपेंट्स, बेसिक डिजाइन इन्वॉल्व्स टू ग्रुप्स। इसमें दो ग्रुप्स होते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। रैंडम सैंपल्स एंश्योर दैट ग्रुप रिप्रेजेंट द लार्जर पॉपुलेशन रिसर्चर्स आर स्टडीइंग। इसमें हम रैंडमली सैंपल्स कलेक्ट करते हैं इस तरह से कि लार्जर पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट करता है। रैंडम असाइनमेंट टू कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, फिर हम जो है रैंडमली वो पार्टिसिपेंट्स या सैंपल कंट्रोल को भी अप्लाई कर रहे होते हैं और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को भी अप्लाई कर रहे होते हैं, विच प्रिवेंट्स डिफरेंसेस बिटवीन टू ग्रुप्स, ताकि दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ना रहे, अदर दैन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बीइंग टेस्टेड, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल टेस्ट किया जा रहा हो।
Operational definition is very important term. A clear operational definition और डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ वी विल मेजर अवर वेरिएबल, ये रिसर्चर की अपनी बनाई हुई डेफिनेशन होती है जिसमें वो अपने मेजर्स बताता है कि वो उसके वेरिएबल को किस तरह से डिफाइन करेंगे. वेरिएबल इज इम्पोर्टेंट सो पीपल कैन अंडरस्टैंड द रिजल्ट्स, ताकि लोग रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर पाएँ, समझ पाएँ. एंड एक्सपेरिमेंट कैन बी रेप्लिकेटेड, ताकि फिर एक्सपेरिमेंट रेप्लिकेट भी किया जा सके. ये बहुत अच्छी डायग्राम है समझने के लिए. ये बताया जा रहा है कि टाइप ऑफ टेलीविजन प्रोग्रामिंग व्यूड इन्फ्लुएंसेस चेंज इन द वायलेंट बिहेवियर डिस्प्ले. ये दिखाया जा रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस तरह से कॉग्स कर रहा है और इफेक्ट कहाँ पे शो हो रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल पे. इस डायग्राम को आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के का जो है आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह से इफेक्ट करता है. प्रिवेंटिंग बायस इन एक्सपेरिमेंट, हम ऑब्जर्वर की या रिसर्चर की जो फेवर्स हैं, पर्सनल बायस हैं, किससे हम उसे बचा सकते हैं. डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट करके हम बचा सकते हैं. डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट या रिसर्च या स्टडी वेयर रिसर्चर्स एंड पार्टिसिपेंट्स डू नॉट नो, दोनों ग्रुप्स को पता नहीं होता तो उनको किस तरह की ट्रीटमेंट दी जा रही है. हालांकि वो प्लासेबो इफेक्ट होगा या किसी भी तरह की ट्रीटमेंट होगी, तो हम प्लासेबो को देख लेते हैं. प्लासेबो इफेक्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल्स एक्सपेक्टेशन और बिलीफ ऑन देयर एक्सपीरियंस इन अ गिवन सिचुएशन. Reliability and validity, very important terms. Reliability means कि consistency and reproducibility of a given result. जो रिजल्ट हमें मिला हुआ है वो कितना कॉन्सिस्टेंट है. हम पिछली जो रिसर्च होगी उससे हम कंपेयर करके देखेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या ये रिजल्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी है इसमें, क्या अगर ये फिर रिसर्च कंडक्ट की जाए तो क्या इसी तरह का रिजल्ट आएगा, ऐसा ही रिजल्ट आएगा. ओके, तो ये होती है रिलायबिलिटी. वैलिडिटी, accuracy of a given result in measuring what is designed to measure. वैलिडिटी में हमें बता रहा है कि एक्यूरेसी क्या होती है, गिवन रिजल्ट की कितनी एक्यूरेसी है. किसी भी स्पेसिफिकली टेस्ट को डेवलप करने के लिए कोई हमने मेथड डेवलप किया है, कोई भी हम किसी भी टेस्ट को मालूम करने के लिए कोई भी हमने मेथड डेवलप किया है, वो स्पेसिफिकली वैलिड होगा उसी टेस्ट को मालूम करने के लिए. तो ये बता रहा है कि वो कितना एक्यूरेट है, कितनी उसकी एक्यूरेसी है. ओके गाइस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखाया गया है और थोड़ी बहुत इसमें बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा टच भी दिया गया है ताकि आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाए. और इंशाल्लाह हम स्टैटिस्टिक्स को भी टच करेंगे, इसमें भी हम डिटेल में जाएंगे. लेकिन यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल मतलब कि बेसिक लेवल की चीज़ें बता दूँ ताकि आपको आगे कोई इसमें मसला ना हो. डेटा वेरी करता है. मोर स्पेसिफिकली वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल वेरी. एनालाइजिंग द पैटर्न ऑफ वेरिएशन कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन. ये एक तरह की आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है ऑफ द वेरिएबल ऑफन रिवील्स इनसाइट, जो उसकी इनसाइट को रिवील करता है, बताता है कि किस तरह का डेटा है और हमारा रिजल्ट किस तरह का. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक बियॉन्ड एवरेजेस एंड मीडियंस. रिसर्च सिर्फ एवरेजेस या मीडियंस तक महदूद नहीं होती, उससे भी बहुत आगे होती है. Statistical significance. A result is statistically significant if it is unlikely to arise by chance alone. हमारी रिसर्च statistically significant होती है अगर वो जो इस तरह नहीं होता कि बाय चांस कोई भी हमारे पास रिजल्ट आ गया. हम काफ़ी सारी प्रीवियस रिसर्च से उससे अंदाज़ा लगाते हैं. दिस प्रोबेबिलिटी इज रिफर्ड टू एज अ पी वैल्यू. उसकी एक पी वैल्यू होती है, तो पी वैल्यू से देख के हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है. The p-value tells us how often a random process would give a result at least as extreme as what was found in the actual study, assuming there was nothing other than random chance. ये वही बात है जो ऊपर की पॉइंट में मैंने बताई थी, वही बात थोड़ी डिटेल से बताई गई है. Generalizability and cause and effect. Random sampling is necessary to generalize results from our sample to a larger population. जब भी हम जनरलाइज करते हैं
तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमने पहले से रैंडम सैम्पलिंग की हुई है, तभी हम लार्जर पॉपुलेशन पे वो चीज़ जनरलाइज कर सकते हैं। एंड रैंडम असाइनमेंट इज की टू ड्राइंग कॉज एंड इफेक्ट कंक्लूजन, तभी हम कॉज एंड इफेक्ट बता सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। विद बोथ काइंड्स ऑफ रैंडमनेस प्रोबेबिलिटी मॉडल्स अस assess how much random variation we can expect in our results in order to determine whether our results could happen by chance alone and to estimate a margin of error. The structure of a psychology research article. कोई भी रिसर्च आर्टिकल हम लिखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और सोशल साइंस में ज़्यादातर एपीए फॉर्मेट यूज होता है। द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए क्रिएट्स गाइडलाइंस फॉर हाउ आर्टिकल्स आर स्ट्रक्चर्ड व्हिच इंक्लूड एब्स्ट्रैक्ट, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट होता है, इंट्रोडक्शन, देन मेथड, देन रिजल्ट्स एंड देन डिस्कशन। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, हमने जो पूरी रिसर्च की हुई होती है उसकी हम समरी लिखते हैं, वो 150 से 200 वर्ड्स के बीच में होती है। द कॉन्साइज समरी ऑफ द आर्टिकल summarizes the most important features of the manuscript, providing the reader with a global first impression on the article. Abstract किसी भी रिसर्च का फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, जनरली जस्ट वन पैराग्राफ, जनरली एक ही पैराग्राफ का होता है, that explains experiment as well as a short synopsis of the result. तो एक्सपेरिमेंट को और शॉर्ट साइनॉप्सिस ऑफ द रिजल्ट का है। इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट के बाद आता है इंट्रोडक्शन। Introduction provides background information about the origin and purpose of performing the experiment or study. यह हमें बताता है कि इस रिसर्च को कंडक्ट करने का पर्पस क्या है, किस तरह से हम इस स्टडी को कंडक्ट करेंगे। रिव्यूज, प्रीवियस रिसर्च को भी रिव्यू करता है एंड प्रेजेंट एग्जिस्टिंग थ्योरीज ऑन द टॉपिक, और जो रिसेंट रिसर्च है उसके बारे में भी इससे रिलेट करके बताता है। तभी आपने नोट किया होगा कि इंट्रोडक्शन के अंदर साइटेशंस होती हैं, वो इसी वजह से होती हैं। मेथड कवर्स द मेथडोलॉजीज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द रिसर्च क्वेश्चन। इसमें रिसर्च क्वेश्चन को इन्वेस्टिगेट करते हैं, इंक्लूडिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पार्टिसिपेंट, जिसमें जो सैम्पलिंग होती है, सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है मेथड में सैम्पलिंग होता है। देन हम प्रोसीजर पूरा अप्लाई करते हैं, हमने किस तरह से सैम्पलिंग की, किस तरह से हमने जो है सैम्पल्स सेलेक्ट किए हैं, और हमारा प्रोसीजर क्या है, एंड मटेरियल्स, हमने कौन से मटेरियल्स इसमें यूज़ किए हैं, एज वेल एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्चुअल प्रोसीजर शुड बी सफिशिएंटली डिटेल्ड टू अलाउ फॉर रेप्लिकेशन। इतनी हमें मैथडोलॉजी डिटेल में देनी चाहिए कि पूरी अगर हमारे रिसर्च पेपर को पढ़े तो पूरी हमारी मैथडोलॉजी को रेप्लिकेट कर सके, उसी मैथडोलॉजी को वो अप्लाई कर सके। रिजल्ट्स, द रिजल्ट सेक्शन प्रेजेंट की फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च, क्योंकि जब हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, हमने SPSS के ज़रिए या एक्सेल के ज़रिए या कहीं से भी हमने अपना डेटा एनालाइज कर लिया, तो उसके बाद हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो रिजल्ट सेक्शन प्रेजेंट्स की फाइंडिंग्स, उसमें हमें की फाइंडिंग्स मिलती है रिसर्च की, इंक्लूडिंग रेफरेंस टू इंडिकेटर्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। उसमें स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस की भी हमें पता चल जाती है। डिस्कशन provides an interpretation that the finding states that their significance for current research and drives implications for theory and practice. Discussion में हम अपने results को interpret कर रहे होते हैं। Alternative interpretations for findings are also provided. आपने नोट किया होगा कि डिस्कशन में भी हम कुछ साइटेशंस डालते हैं, रेफरेंसेस देते हैं, वो हम अपनी रिसर्च को दूसरों की रिसर्च के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं कि हमें ये रिजल्ट्स मिलेंगे जबकि इसको ये रिजल्ट्स मिलेंगे, हमारी स्टडी से ये हमने फाइंड किया, और जबकि XYZ अकॉर्डिंग टू XYZ 2010 या कुछ भी इन लोगों ने ये फाइंड किया। Authors also acknowledge the strengths and limitations, weakness of the study and offer concrete directions about for future research. ऑथर ये भी बताता है कि हमारी रिसर्च में क्या कमी है, क्या कमज़ोरी है, और आगे फ्यूचर में ये स्टडी बेहतर अंदाजे से बेहतर बखूब कैसे की जा सकती है, इन शॉर्ट कमिंग को पूरा करते हुए। ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। आप इस तरह से जो है ना द प्रोसेस ऑफ रिसर्च
को अप्लाई करते हुए आप किसी भी प्रॉब्लम को देखें, उसमें से आप हाइपोथेसिस जनरेट करें। ज़रूरी नहीं है कि आप यही करें जो मैंने आपको किया हुआ, और ये थोड़ा क्विक रिव्यू है, जो जिन चीज़ों को हमने पढ़ा है आप उनको देख लीजिएगा। Okay guys, thank you so much. We will meet in another video, and this video is very important which you have seen. ये जो है, आप अगर रिसर्च पेपर को समझना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, उसमें जो भी चीज़ें होती हैं उन सब का यहाँ पे टच या ओवरव्यू दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके गाइज, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, वी विल सी एंड वी विल मीट इन अनदर वीडियो।